Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you are all doing good. Now ये हमारे MD का MCQ का जो है 4th लेक्चर है. ठीक है, इसके पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर, एक आपका पहला चैप्टर ओके, और साथ ही साथ आपका ये वाला चैप्टर का कंप्लीट MCQ और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल जो आने के चांसेस हैं 5 मार्क्स में, उन दोनों को कवर कर दिया. ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये वाला चैप्टर कवर करने वाला हूँ विथ एमसीक्यू, और थोड़ा बहुत आपको थ्योरी बताऊंगा जिससे कि आपको एमसीक्यू का जो आंसर मैं बताऊंगा वो आंसर आपको समझ में आ पाए. ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी आरएससी का भी स्टार्ट कर दिया है, और फिर मैं मशीनिंग का भी स्टार्ट करूंगा एमसीक्यू करना. ठीक है, तो आप बने रहें इस चैनल पे, और अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट. इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग द एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल. तो अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ. हमने ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने एमसीक्यू ट्रिपोलॉजी का. ठीक है, और ये जो भी मैं मटेरियल दे रहा हूँ ये आपको एनपीटेल के जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मटेरियल जो भी मैं दे रहा हूँ वो हाईली रिकमेंडेड है, मतलब एग्जामिनेशन में आने के फुल्ली चांसेस है कि इसके यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन. ओके, तो जो भी मैं बता रहा हूँ बस ध्यान से आप देखिएगा. डेफिनेटली आपके 60 to 70% क्वेश्चन जो है इसी मॉड्यूल से होंगे. ना इसके जो है टोटल 6 मॉड्यूल है. मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो में इन सभी मॉड्यूल को क्लियर कर दूं. ओके, या फिर अगर उसमें से कुछ रेलेवेंट नहीं होगा तो उसको स्किप कर दूंगा. ना इस मॉड्यूल को सॉल्व करने से पहले इसमें ऑलमोस्ट जो है आपके 9 क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बताता हूँ ताकि जो भी मैं यहाँ पे आंसर टिक करूंगा वो आपको प्रॉपर समझ में आए कि मैं कर क्यों रहा हूँ. ओके, ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि ट्रिबोलॉजी में जो ट्रिबो है इसका मतलब आपका रबिंग एक्शन होता है. ठीक है, रबिंग मतलब फ्रिक्शन. ओके, और साथ ही साथ ट्रिबोलॉजी कब इम्पोर्टेंट हुआ, 1966 में एक साइंटिस्ट के द्वारा पता किया गया कि ट्रिबोलॉजी यानी रबिंग एक्शन की वजह से, चूंकि हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमारा बहुत सारा एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा था. ठीक है, तो एनर्जी लॉस को बचाने के लिए, हमारे मशीन्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमें जो है ट्रिबोलॉजी का जो रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप करना पड़ा. और ट्रिबोलॉजी जो है एक टाइप का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब ये है कि इसमें कोई एक एक ब्रांच का साइंटिस्ट नहीं वर्क किए थे उस टाइम पे इसको डेवलप करने में. इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, लाइक इसमें जो है सॉलिड मैकेनिक्स के साइंटिस्ट ने भी वर्क किया था, मटेरियल साइंस के साइंटिस्ट ने वर्क किया था, केमिकल साइंस के साइंटिस्ट ने वर्क किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स के साइंटिस्ट ने वर्क किया था. फ्लूइड मैकेनिक्स ने लुब्रिकेंट पे वर्क किया. केमिकल वालों ने जो मेटल्स के बीच में जो केमिकल एक्शन होता है जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है उन पे वर्क किया. मटेरियल साइंस वालों ने मटेरियल के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पता किया सही से, ताकि एब्रेशन जो फ्रिक्शन की वजह से होता था उसको रोक सके. तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के पीपल्स जो है इस फील्ड में काम कर चुके हैं, तो इसलिए ट्रिबोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बोला जाता है. और इसका मेन यूज करने का जो मकसद है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का मेन जो मकसद था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का जो है इफ़िशियंसी बढ़ा सकें, और हम अपना एनर्जी जो है उसको कंजर्व कर सकें. ओके, क्योंकि अगर एनर्जी वेस्ट होगा फ्रिक्शन से तो उसी एनर्जी से कॉस्ट भी हमारा बढ़ेगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था. ओके, तो होप ये बेसिक आपको क्लियर होगा. अब क्वेश्चन करते हैं, इन विच पीरियड वाज द वर्ड ट्रिपोलॉजी क्वाइंड आफ्टर रियलाइजेशन सिग्निफिकेंट लॉस. यहाँ पे पूछा चला किस ईयर में ये हम जब रियलाइज हुआ साइंटिस्ट को कि सिग्निफिकेंस लॉस हो रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से, तो इस ट्रिपोलॉजी का इन्वेंशन हुआ. तो वो जो ईयर था वो 1966. वैसे तो ये पूछने के चांसेस कम है, बट चलो ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे तो सॉल्व कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन विच इज नॉट कंसिडर द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ ट्रिबोलॉजी. ठीक है, मतलब ट्रिबोलॉजी में कौन सा यहाँ पे जो ब्रांच दिया हुआ है इसका यूज नहीं होता है. सॉलिड मैकेनिक्स एफएम का होता है, मैंने बताया, केमिस्ट्री का भी होता है, मटेरियल साइंस का भी होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यूज ट्रिबोलॉजी में नहीं होता है. इसका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड ट्रिबोज. ट्रिबोज का पहले ही मैंने बताया मीनिंग जो होता है रबिंग होता है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए. नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द ट्रिबोलॉजी.
ट्रिबोलॉजी का मेन पर्पस क्या था? इफिशियंसी को बढ़ाना। इफिशियंसी बढ़ाना यानी हमारा अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा सर्विस लाइफ भी इम्प्रूव होगा, रिलायबिलिटी सिस्टम का बढ़ेगा। और फेटिग, फेटिग मतलब जो बार बार कंटिन्यूस एब्रेशन हो रहा था, कोई भी अगर डिफिकल्टीज आ रही थी, उन सबको कम होगा। और लास्ट जो है इंक्रीज हीट जनरेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हीट जनरेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन को इंक्रीज करना। बट हमारा मोटो क्या है? फ्रिक्शन को डिक्रीज करना। ओके, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपर्टीज आर बेसिकली, ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे सरफेस होते हैं, ठीक है, ये सरफेस हुआ, दूसरा सरफेस, और एक सरफेस हमारा ये हुआ। तो इन सरफेस का जो ये नोड पॉइंट है, जो नोड पॉइंट आपस में मैच करता है, इन सबको बोला जाता है एक्सपर्टीज। ठीक है, किसी भी सरफेस का जो ये नोड पॉइंट है, जो पहले सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, दो सरफेस को जब हम कांटेक्ट कराते हैं तो उसको एक्सपर्टीज या तो फिर इसको नोड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन शार्प टिप्स ऑन द सरफेस, यही वाला हो जाएगा। एज नहीं होता है, कॉर्नर नहीं होता है, होल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट स्टैंडर्ड मेथड फॉर क्वालिफाइंग सरफेस रफनेस। ठीक है, सरफेस रफनेस निकालने का कौन सा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है? तो ये जो रफनेस मैंने यहाँ पे बताया, ये रफनेस इसी से निकलता है। ठीक है, इसका लेंथ को हम एवरेज करके सरफेस रफनेस पता करते हैं कि जिसका ये एवरेज ज़्यादा आता है उसका रफनेस उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका जो मेथड होता है वो RMS मेथड होता है, एवरेज रफनेस मेथड भी होता है, फ्लैट टॉलरेंस से भी पता करते हैं, बट ये वाला मेथड से यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? सबसे पहले देखते हैं वियर रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लोड। सबसे पहला देखते हैं वियर रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लोड, मतलब जैसे आपका कोई यहाँ पे सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई गाड़ी चल रहा है, अगर इस गाड़ी पे लोड आप बढ़ाते जाओगे तो इसके टायर में जो है ज़्यादा वियर होगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो डेफिनेटली ये होता है, जितना ज़्यादा लोड होगा वियर रेट उतना ही ज़्यादा होगा। वियर रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये गलत होगा। तो एक ऑप्शन सही हो गया, तो डेफिनेटली बाकी सब गलत ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं द पर्पस ऑफ द लुब्रिकेंट फिल्टर सिस्टम इज। अब लुब्रिकेंट के केस में फिल्टर सिस्टम हम क्यों करते हैं? कोई भी मशीन है, मान लो ये आपका पिस्टन सिलेंडर हो गया, ठीक है, अब इस पिस्टन सिलेंडर में हम लुब्रिकेंट जो यूज करते हैं, और अगर फिर से हम इसका लुब्रिकेंट चेंज करके, मान लो फिर से लुब्रिकेंट चेंज के इसी में डालना होगा, तो ऐसे ही नहीं डाल देंगे। इसको क्या करेंगे? पहले फिल्टर सिस्टम से लेके इसको फिल्टर आउट करेंगे, और फिल्टर आउट इसलिए करेंगे ताकि बार बार यहाँ पे घिसने की वजह से कुछ ना कुछ इसके डस्ट पार्टिकल जो है इस लुब्रिकेंट में होंगे। ठीक है, तो उसी डस्ट पार्टिकल को क्या बोला जाता है? डेब्रीज बोला जाता है। डेब्रीज का सिंपल मतलब जो है कचरा होता है। ठीक है, तो उसी डेब्रीज को निकालने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डेब्रीज फ्रॉम द लुब्रिकेंट। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा गया है विच वन ऑफ द पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड बाय एस्ट्रीबैक कर्व। अब देखो इस कर्व से तो आपको, नाम से तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा कर्व है, बिकॉज हम ये मैकी इक्वेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व है आपको मैं यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है ऑलरेडी, इस कर्व को हम एस्ट्रीबैक कर्व भी बोलते हैं, और इसी से हमारा मैकी इक्वेशन आता है। मैकी इक्वेशन क्या है? म्यू इक्वल टू 33 अपॉन 10⁸ जेड एन अपॉन पी, और ये अप इंटू डी अपॉन सी प्लस के। ठीक है, जहाँ पे जेड आपका विस्कोसिटी होता है, एन आपका स्पीड होता है आरपीएम में, पी आपका प्रेशर होता है मेगा पास्कल में, डी डायमीटर होता है, सी आपका डायमीटर रेशियो होता है, सॉरी डायमीटर क्लियरेंस होता है, और के आपका जो है कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 0.002 लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैकी इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ये रिलेशन भी याद रखना है, और ये कर्व भी याद रखना है। इस कर्व को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये कर्व जो है आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और कैरेक्टरिस्टिक नंबर के बीच में है। जेड एन अपॉन पी को कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, और मिनिमम, सबसे ज़्यादा मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक नंबर को, अल्फा मिनिमम को जो है क्या बोला जाता है? आपका बेयरिंग मॉड्यूलस, बियरिंग मॉड्यूलस। तो ये बात ध्यान रखना। तो यस, ये जो आपका रीजन होता है ये अनस्टेबल रीजन होता है, और ये स्टेबल रीजन होता है। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में आपका लोड बढ़ाने के साथ आपका पावर लॉस भी बढ़ता है, हीट जनरेशन भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, और आपका जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, और विस्कोसिटी के साथ साथ ये भी रिड्यूस होता है, एंड चूंकि पावर लॉस रिड्यूस होता है तो म्यू का वैल्यू जो है ये भी रिड्यूस होगा। ठीक है, इस वाली जोन में, और इस वाले जोन में जस्ट उल्टा होता है। जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे तो आपका जो है पावर लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपका
म्यू का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अनस्टेबल जोन बोलते हैं, इसको स्टेबल जोन बोलते हैं। डिटेल में आप चाहो तो आप दिया हुआ है किसी भी बुक से उठा के पढ़ सकते हो। बस सिंपल यहाँ पे आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखो, इस इक्वेशन को याद रख लो और बाकी इस कर्व को याद रख लो और रीजन याद रख लो कि कौन सा क्या रीजन होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पैरामीटर इसमें इंक्लूड नहीं किया है। देखो, विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, ये विस्कोसिटी को डिनोट करता है, इसको इंक्लूड कर लिया है। स्पीड ऑफ द सर्फेसिस, ये आरपीएम में स्पीड को इसने इंक्लूड कर दिया है। लोड एट द इंटरफेरेंस, लोड देखो यहाँ पे प्रेशर जो लोड की वजह से ही होगा तो इसने इसको इंक्लूड कर दिया है। सरफेस रफनेस, देखो कहीं पे सरफेस रफनेस है क्या, ये डायमीटर है, ये आपका क्लियरेंस है और ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। नहीं है सरफेस रफनेस तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा ना। ये कंप्लीट आपका फर्स्ट मॉड्यूल था, ठीक है। अब मैं सेकंड मॉड्यूल का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब हम सेकंड मॉड्यूल देखते हैं, ठीक है। ये जो मॉड्यूल होगा ये कंप्लीट फ्रिक्शन पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे फ्रिक्शन से आएंगे और हमारे सिलेबस में भी फ्रिक्शन को डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो फ्रिक्शन वैसे आप सब ने भी पढ़ा ही होगा, 11th में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में फ्रिक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज डेफिनेटली आप सबको भी होगा, ठीक है। तो इसमें बस फ्रिक्शन और एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं लुब्रिकेशन के भी आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं जितने भी क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपके सिलेबस का ही है, टोटल आपके सिलेबस का है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताते चलूंगा जो डिफरेंट होगा थोड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल रेजिस्टेंस मोशन, ऑब्वियसली जब ये बॉडी अगर मूव करेगी तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है यहाँ से और यहाँ से, इसी जो कॉन्टैक्ट प्लेन होता है यही दोनों पे होता है, इसी की वजह से ये जो टेंशियल फोर्स लगता है वो टेंजेंशियल लगता है, ठीक है। तो ये वाला सही है। दूसरा है, फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस ऑफ द कंटेंट, यहाँ पे कांटेक्ट होगा, ठीक है। डेफिनेटली सरफेस कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, कैसा हमारा सरफेस है उस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस, डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन डज नॉट डिक्रीज विद लुब्रिकेशन, ये बात बिल्कुल गलत है, जैसे ही लुब्रिकेशन करते हैं फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। लुब्रिकेशन का मेन पर्पस ही होता है लुब्रिकेशन को डिक्रीज करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू का वैल्यू, ठीक है। ये किस पे इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर, डेफिनेटली टेम्परेचर को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या होंगे, सेपरेट होते जाएंगे, ज़्यादा दूर दूर जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, म्यू का वैल्यू हमारा डिक्रीज होगा। सरफेस रफनेस, डेफिनेटली सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस रफ रहेगा उतना ही ज़्यादा इस एस्पेरिटीज के बीच में क्या होगा, वो आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन होगा। हार्डनेस, डेफिनेटली जितना ज़्यादा हार्ड होगा ये एस्पेरिटीज जो है उतना ही ज़्यादा कम होगा और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ कंटेक्ट, इस पर नहीं डिपेंड करता, ये बिल्कुल बेसिक 9th और 11th में हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन जो हमारा एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेनोमेनन ऑफ स्टिक स्लिप अकर्स बिकॉज ऑफ। तो स्टिक और स्लिप का जो फेनोमेनन अकर करता है, जैसे कोई यहाँ पे लगा हुआ है बॉडी, ठीक है, ये पहले प्लेस्ड है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है 0 है। इस केस में अगर आप फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और इसका कोफिशिएंट आपका म्यू होगा। अगर यही बॉडी मूव करे वेलोसिटी v1 से तो इस केस में जो म्यू होगा वो म्यू के होगा और इसका वैल्यू इसके कंपैरिजन से क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है और उस वजह से जो उसी फेनोमेनन को हम स्टिक स्लिप फेनोमेनन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो रीजन होता है वो लार्ज डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये उसका रीजन होता है, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधेशन कंपोनेंट ऑफ द ड्राई फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल एट इंटरफेस ऑफ। अब देखो अधेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ अधेशन होता क्या है। जैसे ये आपका सरफेस हुआ, उसकी इरेगुलरिटी हुई, ठीक है। दूसरा सरफेस मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका हुआ इस टाइप का सरफेस, ओके। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि इस ये जो पीक पॉइंट है जहाँ पे मैच करता है इसको क्या बोलते हैं, एस्पर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही इन दोनों के बीच में सरफेस में मूवमेंट होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो होगा ये कि यहाँ का जो है मूवमेंट की वजह से, रबिंग एक्शन की वजह से टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके इस मटेरियल के वेल्डिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुँच गया तो उससे होगा कि ये दोनों जो मटेरियल यहाँ पे है वो आपस में वेल्ड हो जाएंगे, मतलब इन दोनों मटेरियल का यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेल्डिंग हो जाएगा, जितना टाइम यहाँ पे उसको मिलेगा स्टैटिक के केस में। और जैसे ही फिर ये अब
पोर्शन आगे मूव होगा, ये वेल्डिंग यहाँ से उखड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये अगर सरफेस है तो इसके यहाँ से जो भी हमारा मटेरियल है वो वेल्ड ऑफ हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा अधेशन वियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ अधेशन कंपोनेंट ऑफ ड्राई फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। वो नेग्लिजिबल किस केस में होता है, जब हाई टेम्परेचर सरफेस होगा, नहीं उसमें नहीं होगा। हाई टेम्परेचर अगर सरफेस होगा तो क्या होगा, वेल्डिंग हमारा आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा अधेशन होगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। लुब्रिकेटेड ट्रिबो पेयर, हाँ अगर हम जो हमारा पेयर है उसको लुब्रिकेट कर दें तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है हमारा एडेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रफ सरफेस भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा स्मूथ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वेल्ड बिटवीन टू सरफेस हैपन बिकॉज, और अभी जो मैंने बताया कोल्ड वेल्ड का मतलब यही हुआ, पहले ये सरफेस ठंडा रहता है, जैसे ही मूवमेंट होता है तो रबिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और बीच में वेल्डिंग हो जाता है। तो ये जो है इसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो। सर यहाँ पे पूछ रहा है किस वजह से हो रहा है, ठीक है। कोल्ड वेट किस अधेशन की वजह से होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अधेशन में किस तरह से हमारा वियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द प्लॉइंग थ्योरी ऑफ द फ्रिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब देखो प्लॉइंग थ्योरी क्या होता है, जैसे ये एक मेटल हुआ हमारा और ये एक मेटल हुआ दूसरा, इसके बीच में कांटेक्ट रहता है, एक जो है हमारा हार्ड होता है और एक हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो हार्ड वाला जो सरफेस है इस सॉफ्ट वाले सरफेस के ऊपर जैसे ही मूवमेंट करेगा तो सॉफ्ट वाले सरफेस के ऊपर का जो मटेरियल होगा वो सीयर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लॉइंग ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल। तो ऑलवेज जब भी प्लॉइंग होता है वो सॉफ्ट मटेरियल का होता है, ना कि हार्ड मटेरियल का, ठीक है। तो ये बेसिक्स होता है थ्योरी ऑफ द प्लॉइंग। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्लोप ऑफ द एक्सपर्टीज गवर्न द फ्रिक्शन फोर्स, ये बात डेफिनेटली सही है। इसके बीच में जो एक्सपर्टीज होगा मतलब ये जो बीच का ये वाला पोर्शन होगा, यही वाला पोर्शन तो हमारा फ्रिक्शन को गवर्न करता है, ये बात सही है। शार्प एक्सपर्टीज काउज मोर फ्रिक्शन, ये भी सही है एज कम्पेयर टू राउंड और स्फेरिकल। ये भी जितना ज़्यादा अगर इस टाइप का होगा आपका एक्सपर्टीज तो ये इसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ द एक्सपर्टीज। नेक्स्ट है एक्सपर्टीज ऑन द सरफेस इंटरैक्ट विद द एक्सपर्टीज और द वैली ऑन अदर सरफेस, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका एन एक्सपर्टीज ऑफ द सॉफ्टर सरफेस काउज प्लॉइंग ऑन द हार्डर सरफेस, नहीं सॉफ्ट सरफेस के वजह से हार्ड सरफेस पे कभी भी नहीं हो सकता है आपका प्लॉइंग, ठीक है। इसके वजह से इस पे होगा, ना कि इसके वजह से इस पे होगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ना देखो अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि आपको प्लॉइंग के बारे में पता है या नहीं अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन अरेंज किया जाएगा आपका 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस टाइप का होगा। फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन ग्रोथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय दैट, जंक्शन ग्रोथ। अब देखो जंक्शन ग्रोथ क्या होता है, सेम यहाँ पे भी लगता है जैसे ये वाला आपका एक्सपर्टीज हुआ, यहाँ पे आपने मोशन कराया तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से सीयर ऑफ होते जाएगा, तो धीरे धीरे होगा क्या, यहाँ पे बहुत सारा डेब्रिज जमा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जंक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आके ये जंक्शन कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं जंक्शन ग्रोथ। अब इसको रोकेंगे कैसे, तो इसको रोकने के लिए देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या दिया गया है। लुब्रिकेशन ऑफ द सरफेस, ये बात बिल्कुल सही है। अगर लुब्रिकेशन हम कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपर्टीज आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो भी है जंक्शन ग्रोथ वो नहीं हो पाएगा। इंक्रीजिंग द सरफेस फिनिश ऑफ द रबिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग अगर कर देंगे तो इससे होगा क्या, हाँ इससे भी होता है, ठीक है। सरफेस फिनिश अब बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ से सीयर ऑफ हो जाएगा, तो हमारा लेस फ्रिक्शन होगा। तो ये भी तरीका है। नेक्स्ट है हमारा एनिलिंग ऑफ द सरफेस, नहीं इससे नहीं होगा। एनिलिंग का मतलब होता है आपको टेम्परेचर आप बढ़ा दो और वो डक्टाइल में कन्वर्ट कर दो, जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा। अब डक्टिलिटी अगर बढ़ेगा तो आपका जो है फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ओके। तो ये नहीं होगा, तो ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ आप ए मारो। ए यहाँ पे मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो है ज़्यादा इफिशियंट नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये बेस्ट इफिशियंट मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, ओके। तो ए ऑप्शन सही होगा। डिफॉर्मेशन ऑफ द एक्सपर्टीज काउजेज, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ये जो एक्सपर्टीज है अगर आप इसको डिफॉर्म कर दो, मतलब आप इसको काट दो या फिर किसी भी वे में इसको, अगर ये नुकीला एक्सपर्टीज है तो इसको आप राउंड शेप में कर दो। तो अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, आपका फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन होगा सही होगा, बट कभी कभी क्या होता है इससे इंक्रीज भी कर जाता है, ठीक है। अब देखो इंक्रीज करने का रीजन यहाँ पे ये होता है कि सिंपल जैसे ही आप राउंड शेप कर दोगे तो ज़्यादा देर तक वो कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट एरिया उसका जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है
ज़्यादा टाइम मिलता है उन दोनों एक्सपर्टीज़ को कनेक्ट होने का, ठीक है? ज़्यादा टाइम मिला मतलब वो हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लेगा वो, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होने का चांस है, जिसकी वजह से यहाँ पे एडहेसिव वियर होने का चांस है। इस केस में एब्रेसिव वियर हो रहा था, बट ज़्यादा राउंड कर दोगे तो उस केस में एडहेसिव वियर होने का चांसेस है, ठीक है? तो इसमें इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्लॉइंग इफेक्ट कॉजेज़। प्लॉइंग इफेक्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आप सबको। पियर्सिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ द सॉफ्ट सरफेस एस्पर्टीज, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, ये भी सही है। इसके वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा बढ़ता है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप एग्जामिनेशन में जो भी ऑप्शन आएगा ऑप्शन को सही से देख के मारोगे, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ड्यू टू द रोलिंग इज जनरली, रोलिंग की वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारा जनरली तो लो होता है, ठीक है? बट कुछ ऑफ केसेस में जो है वो बड़ा भी होता है, ठीक है? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा मे बी ग्रेटर और स्मॉलर कंपेयर टू स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो क्या करता है, तो माइक्रो स्लिप इफेक्ट विद इन द कॉन्टैक्ट एरिया, ये भी सही है। जो कॉन्टैक्ट एरिया है इनके बीच में जो माइक्रो स्लिप्स रहते हैं, जो टायर में जो आपने देखा होगा माइक्रो स्लिप्स रहता है, वो आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है इलास्टिक हिस्टेरेसिस ऑफ द कनेक्टिंग मटेरियल, ये बात भी सही है ना। ये चीज़ समझाने के लिए मुझे पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट टाइम नहीं है उतना अब हमारे पास, तो आप सिंपल इसको याद रख लो थोड़ा, ठीक है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, ये तो डेफिनेटली सही है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो मटेरियल का होता है अधेशन, वही सब तो रीजन होता है हमारे फ्रिक्शन का। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉल बियरिंग, ठीक है? बॉल बियरिंग के लिए कौन सा सही है? अब बॉल बियरिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है बॉल बियरिंग का बेस होता है, ठीक है? इसके ऊपर बॉल्स लगे रहते हैं इस टाइप की। यह बियरिंग सिंपली आपने देखा भी होगा, ठीक है? और इस बॉल्स को इस बियरिंग के ऊपर कनेक्ट करके रखने के लिए बीच में जो है केजेज लगा रहता है, उसको केज बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? केज। और ये बॉल्स होता है और फिर से ये कवर रहता है, ठीक है? अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बोला गया। स्लाइडिंग अकर्स बिटवीन केज एंड द बॉल, ठीक है? तो इनके बीच में स्लाइड होता है, यस होता है केज और बॉल के बीच में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लुब्रिकेंट सच एज द ग्रीज आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन विद इन द बॉल बेयरिंग, डेफिनेटली लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ठीक है? केजेज आर मीन टू बियर द लोड, नहीं, केज को जो है हम वियर लोड को वियर करने के लिए नहीं बनाते, हम बॉल को जो है अच्छे से कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं, ना कि हम लोड जो हमारा बियर करता है वो बॉल करता है, ना कि ये केज करता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका बोथ 1 एंड 2, ये ऑप्शन से होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है? ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इसको सिंपली टिक करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है? जब तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से नहीं पता हो, ओके? तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पहले कोशिश करो कि थोड़ा बहुत भी थ्योरी व्योरी पढ़ लो, ताकि आपको अच्छे से इसका एटलीस्ट सॉल्यूशन समझ में आए, ठीक है? आप खुद से नहीं सोच पा रहे हो आंसर, वो अलग बात है, बट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस समय आप समझ पाओ इतना आप पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑटोमोबाइल टायर इज नॉट फिल्ड अप विद ऑप्टिमम प्रेशर लेवल, ठीक है? अगर हम किसी टायर में अगर ऑप्टिमम प्रेशर को फिल्ड नहीं करें, नहीं दे, तो उससे क्या होगा? देयर वुड हिस्टैरिसीस लॉस, नहीं, ये नहीं होगा। अब ये लॉस क्या होता है मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? इसमें बट थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें एटलीस्ट मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा, तो मैं बाद में करूंगा अगर टाइम मिला तो। वैसे ये हमारे काम का नहीं है ना, तो हमारे सिलेबस में, ठीक है? बट यस, रोलिंग फ्रिक्शन वुड बी लोअर, रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमारा वो कम होगा। नहीं, इससे कम नहीं होगा। अगर आप टायर में हवा कम भरो तो क्या फ्रिक्शन कम बनता है? नहीं, आपको लगेगा कि टायर और धीरे धीरे चल रहा है और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फ्रिक्शन जब वो इंक्रीज होता है, ये नहीं होगा। मोर स्टीयरिंग कंट्रोबिलिटी, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बिकॉज इस केस में क्या होता है जब टायर, तो आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता। जैसे अगर आप सीधे रख दो तो सीधे आप बिना हैंडल जो है छोड़ के भी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो अगर हवा कम हो तो, बिकॉज जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कम हो जाता है ड्यू टू, जैसे ही ये हम यहाँ पे हवा कम करते हैं फ्रिक्शन हमारा सीधे रिड्यूस हो जाता है, ओके? तो इस वजह से है स्टीयरिंग का कंट्रोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड द फेनोमेनन ऑफ द स्टिक स्लिप ड्यू टू द फ्रिक्शन इंस्टेबिलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अप्रोच, ठीक है? स्टिक स्लिप फेनोमेनन जो होता है फ्रिक्शन की इंस्टेबिलिटी की वजह से, इसको रिमूव करने के लिए आपको कौन सा अप्रोच सही लग रहा है वो बताना है, ठीक है? फर्स्ट है इंक्रीज द ऑपरेशन स्पीड, डेफिनेटली यही वाला होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा स्पीड होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का जो है
कोएफ़िशिएंट वो वाला वर्क करेगा और उसके बीच में स्टिकिंग का एबिलिटी ही नहीं होगा, मतलब स्टिक होने का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फास्ट होगा उनके बीच का रिलेटिव मोशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा, टाइम उतना कम मिलेगा स्टिक होने का, और वो जो टोटल फ्रिक्शन होगा ओवरऑल म्यू के ही वर्क करेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैकेनिकल सिस्टम नेगेटिव डैम्पिंग ड्यू फ्रिक्शन एंड स्टेबिलिटी कॉजेज, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वजह से जो है, फ्रिक्शन इंस्टेबिलिटी की वजह से जो नेगेटिव डैम्पिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका जो रीजन होता है नेगेटिव डैम्पिंग का, जो कि फ्रिक्शन की वजह से होता है, उसका जो रीजन होता है, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इंक्रीज इन वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपल हुआ कि कितना ज़्यादा ज़्यादा वो मूवमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। कितना कम टाइम में मूवमेंट हो रहा है वो नहीं, उसका मूवमेंट कितना ज़्यादा हाइट तक हो रहा है, ओके। तो अगर आपका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका फ्रिक्शन का इंस्टेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारा दूसरा मॉड्यूल हमने फ्रिक्शन का भी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में जो भी मॉड्यूल होगा आपका वियर एंड ऑल का एंड लुब्रिकेशन का, वो मैं अच्छे से करवा दूंगा। तो ऑलमोस्ट समझिए कि 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ट्रिबोलॉजी, ओके। और इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100% श्योर पूछे जाएंगे, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली आप इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, बिकॉज इस बार एमसीक्यू है और सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, ठीक है। तो कोई भी फेल ना हो जाए, सो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड से इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।